नमस्कार, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे, बीए पार्ट फर्स्ट के इतिहास के विषय में। बीए पार्ट फर्स्ट में इतिहास में 2 पेपर है। उसमें से जो फर्स्ट पेपर है उसमें 5 यूनिट है। 5 यूनिट में पहला टॉपिक है इतिहास विषय के, प्राचीन भारत में इतिहास विषय की सोच, उसके विषय में बातचीत करेंगे। उससे पहले हम इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़े, इतिहास के बारे में जो भी जानकारी है हम उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इतिहास शब्द है वो कहाँ से आया। इतिहास शब्द जो है वो अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द का हिंदी अनुवाद है। तो हिस्ट्री जो मेन शब्द है वो हिस्टोरिया जो लैटिन शब्द है इसका अंग्रेजी वर्जन है। अब हम वैसे अथर्ववेद में बात करें तो भारतीय संदर्भ में अथर्ववेद में बात करें तो सबसे पहले इतिहास शब्द मिलता है। उसके बाद में महाभारत में मिलता है इतिहास का नाम। ठीक है, अब इतिहास हम पढ़े क्यों? इतिहास इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि पीछे जो गलतियां कर चुके हैं उन गलतियों में सुधार हो सके और हम आगे बढ़ सकें। किसी लेखक ने कहा है कि तीर को जब छोड़ते समय हम पीछे खींचते हैं, किसी तीर को छोड़ते समय पीछे खींचते हैं फिर छोड़ते हैं। जब तक हम पीछे की ओर नहीं मुड़ेंगे, पीछे जाकर हम नहीं देखेंगे, हम पीछे की जानकारी, अतीत की जानकारी नहीं होगी तो हम वर्तमान और भविष्य को हम अच्छा नहीं बना सकते। इसलिए एक इतिहासकार हुए हैं E.H. कार। इन्होंने एक किताब लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास क्या है। इस किताब के अंदर वो लिखते हैं जो इतिहास है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का सेतु है। इतिहासकार हुए हैं E.H. कार। उन्होंने एक किताब लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का सेतु है, यानी कि एक पुल का काम करता है इतिहास। ठीक है। और कौटिल्य कहता है, एक भारतीय मौर्य के टाइम में कौटिल्य हुआ था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र में वो बताता है कि राजा महाराजा जो होते थे वो प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए निभाते थे। क्योंकि इतिहास का ज्ञान हो गई तो वो अपनी पिछली वाली गलतियों को देखेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने भविष्य के लिए नीतियों का निर्माण कर सकेंगे। और प्राचीन भारतीय इतिहास में इतिहास की चेतना कब जगी, इतिहास की चेतना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक हिस्टोरियन हुए हैं पोर्टिजर। पोर्टिजर कहते हैं कि भारतीयों के अंदर तो इतिहास का ज्ञान था ही नहीं, इतिहास को वो समझते नहीं, इतिहास को लिखना वो जानते नहीं। वे पोर्टिजर ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इस पुराणों के अंदर सबसे पहले ऐतिहासिक महत्व है ना, वो भी पोर्टिजर ने बताया था। लिख देते हैं कि पुराणों का सबसे पहले
ऐतिहासिक महत्व बताने वाले। फोर्टिजेलिथेस को सबसे पहले उन्होंने इतिहास का महत्व बताया था कि पुराणों के अंदर भी इतिहास के विषय में बातचीत लिखी हुई है। और उसके बाद में हम बातचीत करें तो ये इन्होंने कहा था कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, इन्होंने इतिहास लिखना का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो अब हम एक लोइस डिकिंसन हुए, एक और इतिहासकार है लोइस डिकिंसन, वो भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को इतिहास लिखना नहीं आता। लेकिन अगर इनके बातों को अगर गौर कर दिया जाए तो ये बातें असत्य हैं, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास के अंदर देखें तो भारतीयों को इतिहास समझ बहुत पहले से थी। देखो जैन पट्टावलियों में भी देखते हैं तो इतिहास के बारे में उनके अंदर बहुत सारी महावीर स्वामी है, पार्श्वनाथ है, उनके बारे में बहुत सारी घटनाओं का जिक्र है। और अथर्ववेद में तो कुछ इतिहास की चीज़ें, इतिहास शब्द के ही नाम है, लेकिन कल एक है एक बहुत सारी इतिहास की जो चीज़ें हैं ग्रंथ है, उसमें इतिहास के विषय में बातें हैं। और मनुस्मृति के बारे में, मनुस्मृति में तो नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ों में है। एक उपन्यासकार हुई है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती ने इतिहास के बारे में बताया कि लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी कुछ अलग तरीके से है। भारतीय जो इतिहासकार हैं उन्होंने तो अलग तरीके से लिखी, उन्होंने जनमानस के सांस्कृतिक जो जनमानस का जो इतिहास है उनको बारे में उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने एक इतिहास की एक अलग ही परिभाषा दी है। देखिए, इतिहास जो है और इतिहास जो नहीं है वह नहीं जो हुकूमतों की तख्तगाहों में प्रमाणों और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित रख दिया जाता है, बल्कि वह जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता है, फेंकता है और जनमानस के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है, वही इतिहास है। यानी कि भारतीयों को जो इतिहास की जानकारी थी वो लौकिक ना होकर आध्यात्मिक थी। भारतीय को लौकिक ना होकर आध्यात्मिक थी, इसलिए वो जो वेस्टर्न जो इतिहासकार है वो कह रहे हैं कि भारतीयों को इतिहास की समझ कम थी। अलबरूनी भी कहता है कि अलबरूनी भी जब भारत आया तब उन्होंने कहा है कि राजा महाराजाओं के टाइम में उनको लिखने अभिलेखागार मौजूद थे। कौटिल्य ने भी अपने राज्यों के अंदर अभिलेखागारों को मौजूद बताया है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि भारत शब्द कहाँ कहाँ मिलता है, और तभी हम भारत के बारे में उस विशेष जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और उस समय प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहीं कहीं भारत का नाम लिखा है भारतवर्ष, कहीं लिखा है जम्बूद्वीप, चीनी लोगों ने लिखा है जिंतू, और सेंडू भी लिखा है। कुछ लोगों ने लिखा है इंडिया।
भारतवर्ष। भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र आता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। खारवेल एक कलिंग नरेश है। कलिंग उड़ीसा, आज जो उड़ीसा है उसी का ही प्राचीन नाम कलिंग था, और कलिंग के अंदर ही एक शासक हुए थे खारवेल, उनका एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, उसके अंदर भारतवर्ष नाम का जिक्र है। जम्बूद्वीप जो नाम है वो अशोक और अशोक के अभिलेखों में सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक हुए। अभिलेख और पुराणों के अंदर, यानी कि कहीं लिखा हुआ है कि भारतवर्ष के अंदर जम्बू के वृक्ष बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा। और एक जगह लिखा हुआ है कि जो जैन के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ऋषभदेव के एक पुत्र थे भरत, भरत के नाम पर भी इनका नाम भारत पड़ा। और अब देखते हैं यिंतु। यिंतु यिंतु जो शब्द हैं वो सबसे पहले ह्वेनसांग ने प्रयोग किया। और सेंदु, सेंदु जो शब्द बना है वो सिंधु से बना है। सिंधु और उसके आसपास वाले, सिंधु और उसके आसपास वाले क्षेत्र के लिए चीनी लोग सेंदु नाम को प्रयोग करते थे, और सेंदु जो नाम है वो ही धीरे धीरे अपभ्रंश होके यिंतु के अंदर परिवर्तित हो गया। इंडिया जो नाम है, इंडिया जो नाम है वो यूनानी लोगों ने प्रयोग किया, यूनानियों ने। और हिंदुस्तान नाम सबसे पहले ईरानी शासकों ने प्रयोग किए, ईरानी शासकों ने। एक ईरानी शासक का एक अभिलेख मिलता है नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम एक अभिलेख है, उसके अंदर हिंदुस्तान नाम का जिक्र हुआ है। एक अमीर खुसरो भी एक भारतीय दरबार सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भारतीय दरबारी इतिहासकार हुए, उन्होंने भी हिंदुस्तान के बारे में कुछ लिखते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। गर रूह बर उस्त जमीयस्त जमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त, यानी कि पूरे पृथ्वी के ऊपर अगर कहीं स्वर्ग हैं तो वो भारत में ही है, भारत में ही है और भारत में ही है। आर्यों ने भारत के लिए जो शब्द प्रयोग किया, भारत के जो पूर्वी, भारत का जो ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर 7 नदियाँ बहती थी। इन 7 नदियों के कारण इस वाले इलाके को आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश, आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश नाम दिया। और इसी प्रकार से मनुस्मृति में भी इस वाले भाग को ब्रह्मवर्त कहा गया है, इस वाले भाग को मध्य देश कहा गया है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में देखें तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया। उन भागों के नाम देख लेते हैं।
ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में, कौन कौन से भाग थे वो? मध्य देश, उत्तरापथ, प्राची, अप्रांतक और दक्षिणापथ। मध्य प्रदेश भाग कौन सा? यमुना और ब्रह्मपुत्र, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में के जो क्षेत्र हैं उसे ऐत्रेय ब्राह्मण में मध्य देश के नाम से जानते हैं। और जो उत्तर पश्चिम का भाग है भारत का, उत्तर पश्चिम के भाग को उत्तरापथ के नाम से। प्राची है भारत का पूर्वी भाग, अपरांतक, अपरांतक है पश्चिमी भाग भारत का। यहां देखिए उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग तो है उत्तरापथ। ये जो भी बना है भारत का नक्शा जैसा भी, देखो ये उत्तर पश्चिमी भाग, ये जो वाला भाग है वो तो है उत्तरापथ के नाम से, और अपरांतक है पश्चिमी भाग ये पूरा। और दक्षिणापथ है एक नर्मदा नहर, नर्मदा नदी बहती है इधर, नर्मदा नदी के नीचे वाला जो भी भाग है उसको ऐत्रेय ब्राह्मण में दक्षिणापथ कहा गया है। नर्मदा नदी के नीचे वाला भाग। और विष्णु पुराण में भी एक उक्ति मिलती है, उत्तरम यत समुद्र सेव हिमाद्रि सेव दक्षिणम भारती यत्र भारत नाम भारती यत्र संतति। यानी कि विष्णु पुराण में भी भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। और अब देखते हैं कि मनुस्मृति में भी भारत के लिए एक आर्यावर्त शब्द का यूज किया है। मनुस्मृति में भी एक उक्ति मिलती है, आ समुद्रा तो पूर्वाद समुद्रा तो पश्चिमात तयोर्विवांतरम गिरियोश वर्ष आर्यावर्त प्रशिष्टते। यानी कि ये जो भारत का मैप है, देखो इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, और इधर विंध्याचल पर्वत और इधर हिमालय, और इन बीच का जो क्षेत्र है उसको आर्यावर्त के नाम से जानते थे। सबसे पहले आर्यों का प्रदेश जो था वह सबसे प्रदेश था, और आर्यों की संस्कृति का प्रचार जब इस पूरे उपमहाद्वीप के उत्तर वाले भाग पे हो गया तो इस पूरे वाले उत्तर वाले भाग को आर्यावर्त के नाम से जानने लग गए। अब देखिए मनुस्मृति में भी एक सरस्वती और दृष्टद्युति के बीच के जो क्षेत्र हैं उसका नाम दिया है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त प्रदेश। और गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के बीच का जो भाग है उसका नाम है ब्रह्म ऋषि देश।
अब इतिहास के भारत जो शब्द लिखा है उसके बारे में हमने, यानी कि ये शब्द जो मध्य देश, उत्तरापद, प्राची, अपरांत, दक्षिणापद, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मऋषि, ऐसे ऐसे शब्द जो प्राचीन भारत के इतिहास के जो किताबों के अंदर मिलते हैं, वो सारे शब्द भारत के बारे में ही जानकारी देते हैं। तो ये वो सारे ग्रंथ हैं, वो भारतीय इतिहास के एक सोर्स के रूप में होंगे। अब हम भारतीय इतिहास के स्रोत के एक डिटेल के अंदर अध्ययन करने से पहले हमें एक कालक्रम के रूप में भारत के इतिहास को जानना चाहिए। उसके बाद में हम भारतीय इतिहास के सोर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में सबसे पहले आता है पाषाण काल। पाषाण काल के बाद में आता है, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और पूरा पाषाण को भी 3 भागों में है, पूर्व, मध्य और उत्तर। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 25 लाख BC से 1 लाख BC। और ये 1 लाख BC से 40,000 BC। 40,000 BC से 20। मध्य पाषाण काल का जब टाइम पीरियड हम देखते हैं तो ये 10,000 BC से 9,000 BC। और नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड देखते हैं 9,000 से 1,000। मोटे मोटे रूप में इनका टाइम पीरियड ये है। पाषाण काल के बाद में अब आते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होगा 2600 BC से 1900 BC। देखिए पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। और पूरा पाषाण काल को भी वापस से पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूर्व पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल को देखें तो इसका टाइम पीरियड जो होता है 25 लाख BC से 1 लाख BC। मध्य पूरा पाषाण काल को 1 लाख BC से 40,000 BC। उत्तर पूरा पाषाण काल को 40,000 BC से 10,000 BC। और मध्य पूरा पाषाण काल है 10,000 BC से 9,000 BC। नव पाषाण काल है 9,000 BC से 1,000 BC। उसके बाद में ताम्रपाषाण काल, यानी कि सबसे पहले जो मानव जो जिन हथियारों उपकरणों का जो प्रयोग करता था उनमें उसे पाषाण काल कहते हैं। और उसके बाद में जो वो यानी कि तांबे का आविष्कार हो गया, उन्होंने तांबे की खोज कर ली, तो वो तांबे का भी उपयोग करता था और पाषाण का भी उपयोग करता था, यानी कि तांबे और पत्थरों के औजारों के साथ साथ में उपयोग करता। उस काल को हम ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं।
उसके बाद में आती है सिंधु घाटी सभ्यता। अब जब उसने तांबे के बाद में टिन का आविष्कार कर लिया, कांस्य, कांसा कैसे बनता है, तांबा प्लस टिन, जिसमें तांबा होता है 9%, 9:1, यानी कि 90% तो होता है तांबा और 10% होता है टिन। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में, सिंधु घाटी सभ्यता जब सरस्वती नदी जो उसकी सरस्वती नदी की मार्ग परिवर्तन हो गया या फिर वो उसका पतन हो गया, यानी कि वो दिखाई देनी बंद हो गई, तो उसमें उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया 1900 BC में। उसके बाद में आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी वापस 2 भागों में बांटते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC, और उत्तर वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 700 BC के अंदर तय किया गया है, माना गया है। वैदिक सभ्यता के बाद में आता है महाजनपद काल। इसका जो टाइम पीरियड है 700 BC से 322 BC। महाजनपद काल के बाद में मगध का उत्कर्ष होता है। उस समय मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, तो मौर्य काल। (322 BC से 185 BC। उसके बाद मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का जो टाइम पीरियड है 185 BC से 319 AD, जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद गुप्त है, बाद में गुप्तोत्तर। इसका जो टाइम पीरियड है 750 AD। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे, यानी कि जब कांसे का आविष्कार हो गया, पहले सबसे पहले तांबे का आविष्कार हुआ था। तांबे में जब 9:1 यानी कि 90% तांबा और 10% टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाने लगा, तब सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जिसके बारे में डिटेल से बाद में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में वैदिक सभ्यता, जब आर्यों का आक्रमण हो गया, आर्य बाहर से आ गए मध्य एशिया से, तब सिंधु घाटी सभ्यता की जगह वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता जब आर्य लोग लोहे का आविष्कार नहीं कर लिया था, जब आर्य लोगों ने लोहे का आविष्कार नहीं किया गया था, वो दर दर भटकता था, यानी कि एक पशुपालक की ज़िंदगी की तरह रहता था। वो एक स्थान पर खेती करना उसने नहीं सीखा था, क्योंकि खेती करने के लिए
पेड़ पौधों को हटाना ज़रूरी था, और पेड़ पौधों को हटाने के लिए उसके पास में लोहे के औजार होने ज़रूरी थे। और जब लोहे का आविष्कार हो गया तो फिर उत्तर वैदिक सभ्यता आई, क्योंकि लोहे के आविष्कार से गंगा घाटी के अंदर जो भी क्षेत्र है तो उसका गंगा घाटी के क्षेत्र के पेड़ पौधों को काटा जाने लगा, और फिर वैदिक सभ्यता आई। उसके बाद में महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है वो 600 बीसी से 322 बीसी है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे जो जनपद थे, जो वैदिक सभ्यता के अंदर जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े नगरों के रूप में आ गए। फिर वो बड़े नगर महाजनपद के रूप में आए। पर जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ हैं भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ हैं अगुत्तर निकाय। इन दोनों ग्रंथों के अंदर 16 महाजनपद का नाम मिलता है। तो फिर उसके बारे में हम डिटेल से उन 16 जनपदों के बारे में, उनकी राज व्यवस्था के बारे में, गणतंत्र किसमें था, राजतंत्र किसमें था, हम जब महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बाद उनमें पढ़ेंगे। उसके बाद में मौर्य काल का जो टाइम पीरियड, उसके बाद में उन महाजनपद में से एक महाजनपद है मगध में जब राजतंत्र व्यवस्था स्थापित हो जाती है और फिर वहाँ पर कुछ संसाधनों के कारण, लोहा है, हाथी है वगैरह, इससे कुछ चीज़ों के कारण वो उत्कर्ष कर जाता है, यानी कि बाकी जो सारे के सारे महाजनपद हैं उनसे वो आगे निकल जाता है। तो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है, तो उनमें एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। उनका जो टाइम पीरियड 322 से 185, उसके बाद में मौर्योत्तर काल आ जाता है, गुप्तोत्तर काल। ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड हमको अगर ध्यान होगा, हमको पता होगा, तो ही हम इतिहास के जो सोर्स हैं उनके बारे में जब जानकारी प्राप्त करेंगे तो उन्हें हर एक इतिहास के सोर्स में ये हमको जानकारी हो जाए कि इसके वेदों के अंदर क्या जानकारी है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर क्या जानकारी है, वो कौन से टाइम पीरियड के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है। अब ये जो इतिहास के जो कालक्रम है, एक मोटे मोटे रूप में प्राचीन भारत के जो इतिहास के सोर्सेस हैं उनको किस टाइम में हम देखेंगे, तो उनके लिए एक मोटा मोटा जो कालक्रम है वो हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसका एक ध्यान कर लो, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।